और मैंने कहा था कि HTML फाइल को एडिट करने के लिए बेहतर जो टूल हमारे पास होता है वो नोटपैड प्लस प्लस होता है। नोटपैड में भी कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर लें। अब हम ज़रा बात को लेकर चलते हैं आगे। और नोटपैड प्लस प्लस क्योंकि मेरे पास है, पहले तो मैं डायरेक्ट फाइल खोल रहा था ना उसमें, अब मैं नोटपैड प्लस प्लस ही खोलने लगा पहले। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोटपैड, वो आगे सामने नोटपैड प्लस। मेरा ख्याल है हमारी फाइल भी खुल गई है जिसमें हमने प्रीवियसली काम किया था। ठीक है, अब हम बात को आगे लेकर चलते हैं और अब हम बात करने लगे हैं दो मज़ीद टैग्स की। अगर हम पैरेलल फाइल को, वेबसाइट को भी खोल लें तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसका मतलब यह है कि इमेज आपका कहाँ पड़ा था, इमेज पड़ा नहीं होगा वहाँ पे। नहीं, इमेज HTML की फाइल में तो नहीं होता, इमेज तो लोकेशन पे होता है। आपने जहाँ पर HTML की फाइल कहाँ सेव की? डेस्कटॉप पे। आपका इमेज कहाँ है? डेस्कटॉप पे। इमेज के नाम फेविकॉन और एक्सटेंशन, हाँ एक्सटेंशन में मसला हो गया ना। अगर तो उसकी जो आपने फाइल सेव की हुई है वो PNG फॉर्मेट की है, हाँ, तो जब कोड लिखोगे तो वहाँ पर favicon.png लिखना था। नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजते तो मैं आपको बताता कहाँ गड़बड़ है। नाम में कुछ गड़बड़ होगी या लोकेशन में कुछ गड़बड़ होगी। अगर आप किसी इमेज को अपनी HTML फाइल में इस्तेमाल करते हैं और आपको लग रहा है कि सब ठीक हो गया मगर इमेज नज़र नहीं आ रहा, पहला मसला कि जिस लोकेशन से इमेज ट्रिगर हो रहा है वो उस लोकेशन पे मौजूद नहीं है, पहले इसको क्रॉस चेक कर लें, मौजूद है। दूसरे नंबर पर आपने कोड के अंदर जो फाइल का नाम लिखा हुआ है वो आपके इमेज वाली फाइल का नाम नहीं है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ये दोनों चीज़ें भी ठीक आ रही हैं। फिर आपके कोड के लिखने में कुछ इशू हो सकता है, अगर वो भी नहीं इशू तो फिर कोई गलती नहीं है। यानी कि 3 चीज़ें आप क्रॉस चेक खुद भी कर सकते हो और कुछ नहीं होगा मसला। ये हो सकता है कि आपका जो इमेज है वो पिक्चर्स में पड़ा हो और आपकी HTML फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे हो। तो मैं डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था, उसमें मेरा मतलब जो मैंने दोनों चीज़ें उसमें रख दी थी। आप मुझे अपने कोड का स्क्रीनशॉट भेजना और उस फोल्डर का भी स्क्रीनशॉट भेजना जहाँ पर वो दोनों चीज़ें पड़ी हैं, फोल्डर को खोल के। चलें, जब बात आगे चल रहे हैं, देख कर ये वेबसाइट है, इस हिस्से को हमने देख लिया। अब ये जो नीचे हिस्सा नज़र आ रहा है ये सारे का सारा क्या है? बॉडी का पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट में देखें क्या नज़र आ रहा है, तस्वीरें, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के ऊपर क्या नज़र आ रही है? हेडिंग। आ जाते हैं मेरे वापस। इसको जरा सेव कर दो। जी, HTML हेडिंग स्टाइल। अब तो ये हमें पता लग गया कि हम हेड से बाहर निकले और कहाँ गए, बॉडी वाले हिस्से में। ठीक है, सो क्या पता लगा हमें कि HTML हेडिंग जो हैं वो कहाँ लगेंगी? बॉडी में लगेंगी। ये टैग है तो इसका मतलब क्या होगा, ये H और N, इस तरह ये टैग बनेगा। HN का क्या मतलब है? हेडिंग नंबर। और ये टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं, यानी N की जगह पर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 है। यानी हेडिंग N, इसका क्या मतलब हुआ?
एक हेडिंग कौन सी होगी 1, तो दूसरी कौन सी होगी 2। अब ये भी आप, ये बिल्कुल अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया हुआ है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हेडिंग स्टाइल्स होते हैं, ये वही वाले हेडिंग स्टाइल है, मतलब इनमें कोई खास चेंज नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, 6 हेडिंग स्टाइल्स है। अच्छा अब वापस आए इधर, ये जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है सबसे टॉप पर, ये भी आपको भी पता है, आप वैसे भी पेपर करते हो तो मार्कर यूज करते हो ना, तो वो आपका हेडिंग है बेसिकली। इसी तरह जब आप कंटेंट लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट का, तो उसके ऊपर आपने जो अपनी हेडिंग देनी है, ठीक है, या हम कह सकते हैं पैराग्राफ का जो हेडर बनाना है, पैराग्राफ का हेडर, ठीक है, वो आपने हेडिंग स्टाइल में लिखना है, सिर्फ पैराग्राफ का हेडर। ये हमारे पास कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं टोटल? 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं, ये 1 है। यहां से बाकी शुरू हो रही है। क्या लिखूंगा जी मैं? एज, यहां पर आगे लिखा हुआ खुद ही जी, आए ना 6 हेडिंग स्टाइल्स इसमें। जी H1 लिखा, ये सब आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा हूं। फर्स्ट, बल्कि फर्स्ट भी नहीं लिखते, हेडिंग स्टाइल। चलो जी, और यहां पर आकर मैं इसको बंद कर देता हूं। अब जरा टाइम बचाने के लिए मैं इसकी कॉपीज ले लूं। कितने हो गए? 1 3 4 5 और 6। पहला तो 1 ही रहेगा, इसको 2 कर दूं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, और इसको 5 कर देते हैं, इसको 6, पूरे हो गए। ठीक है, इस फाइल को भी सेव कर लें और इसका नाम रख लेते हैं हेडिंग स्टाइल्स। अच्छा, फाइल का नाम रखने का तरीका समझ लें। पूरी डिजिटल मार्केटिंग में जहां कहीं पर भी हमें फाइल बनानी है और हमने फाइल का नाम रखना है, तो फाइल का नाम जो है वो आपने एक तो कोशिश करनी है कि जो आपकी फाइल का मैसेज है उसी के मुताबिक हो। जब हम एसईओ कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कीवर्ड हो, अभी मैं कह रहा हूं जो हमारा मैसेज है वो हो। और नाम के दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। आपने देखा मैंने स्पेस यूज की, आपने देखा ना मैंने स्पेस यूज नहीं किया। स्पेस बार जो है वो आपने समझना है कि इलीगल कैरेक्टर है, यानी अलाउड नहीं है आपको इस्तेमाल करना। कहीं पर भी डिजिटल मार्केटिंग में हम फाइलें बना रहे हैं, देखिए मैंने आपको वेबसाइट दिखा रहा हूं जो लिखी हुई है, उसमें तो स्पेसिस है ना, ये मिक्स नहीं करना आपने। मैं सिर्फ फाइलों की बात कर रहा हूं कि आप जब फाइल्स बना रहे हैं तो फाइल के नाम के दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपका जो कंटेंट है, जब आप किसी को लेटर लिखते हो भाई, उसमें तो स्पेस होती है ना। मैं अपना नाम लिखूंगा, अगर अपना CV बनाया हुआ है मैंने और उसमें अपना नाम लिखा हुआ है, तो नाम के बीच में तो हाफिज मोहम्मद अली में हर वर्ड के बाद स्पेस होगी। मैं उस स्पेस की बात नहीं कर रहा, मैं किस स्पेस की बात कर रहा हूँ? फाइल नेम की स्पेस की बात कर रहा हूँ। और जब हम HTML फाइल्स की बात करते हैं तो HTML फाइल्स के भी तो नाम है। जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है? एक फाइल क्लिक करती है ना, एक फाइल ट्रिगर होती है, तो URL चेंज हो जाता है ना ऊपर से। तो वो जो नाम है उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। URL वाले नाम में स्पेस की बजाय क्या होना चाहिए? डैश। इसको डैश भी बोलते हैं, इसको हाइफन भी बोलते हैं, जो मैंने यूज किया अभी। इस तरह लिखा मैंने नाम, हेडिंग डैश डैश। मैं चाहता तो इसको यूं भी लिख सकता था, ये गलत है।
और मेरा जो फाइल का मैसेज था वो ये था कि भाई ये हेडिंग स्टाइल इसमें मैंने प्रैक्टिस करवाई है, तो मैंने नाम इसका ये रख दिया। ये भी साइंस आपने याद रखनी है। चलो, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ लाया हूं। चलो जी, बन गई। नीचे से HTML बताने की जरूरत ही नहीं है। चलाकर देखें इस फाइल को। ये HTML है जी, एंड हेडिंग स्टाइल ये पता लग गया। ये हमारे पास हेडिंग स्टाइल है। इन्हें हमने सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के हेडर के तौर पर इस्तेमाल करना है। अगर मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं भाई ये लग तो ऐसे रहा जैसे मार्कर इंक है, तो बोल्ड हुआ है, थिक हुआ है, तो मैं अगर किसी चीज को पैराग्राफ में भी नुमायां करना चाहता हूं, या पैराग्राफ में भी मैं किसी चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं, तो मैं उसमें भी यूज कर सकता हूं। आते हैं ना ज़हन में कि ये भी तो मार्कर की तरह का ही है। हाँ, बिल्कुल नहीं यूज करना। पैराग्राफ के अंदर का जो टेक्स्ट है उसे कैसे हाईलाइट करना है, उसे कैसे नुमायां करना है, उसे कैसे बोल्ड करना है, ये भी देखते हैं बाद में। अभी हम कह रहे हैं कि जो पैराग्राफ का हेडर होगा, और ये हमारा SEO का फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए हम इसको सीख रहे हैं इसमें। यानी हमारे पास तो वेबसाइट बनी हुई आ गई, अब किसी ने उसमें क्या हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, नहीं किए हुए तो करने पड़ेंगे, क्योंकि SEO का फैक्टर है, SEO का स्टैंडर्ड है। यानी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करना है तो होने चाहिए। गूगल कहता है भाई अगर आपने ये नहीं लगाए तो आप रैंक नहीं कर सकोगे, तो इसका मतलब क्या है, लगाने पड़ेंगे। अब किसी ने लगाए हुए और इनका मिसयूज किया हुआ है। मिसयूज क्या है, मतलब आपकी वेबसाइट आपकी सर्विसेज से आ रही है, ऊपर आपकी कैटेगरी से आ रही है, आपकी प्रोडक्ट से आ रही है, लेकिन आपने क्या किया है, आपने H1 पे ये लिख दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये मुझे कोई फायदा पहुंचाएगा कि नहीं, ये पहुंचा सकता है। ये मैं यहां पर लिख देता हूं, अक्सर लिखा होता है ये। लो जी, इसको चलाएं। अब ये वाला टेक्स्ट क्या मेरी प्रोडक्ट को ऊपर लाने में कोई हेल्प कर सकता है? नहीं करेगा। कौन से वर्ड हेल्प करेंगे? वो वर्ड्स हेल्प करेंगे जो लोग ढूंढ रहे हैं, यानी जिसको मैं कहूंगा कि भाई ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, कि लोग ये ढूंढते हैं तो वेबसाइट ऊपर आती है, मेरी वेबसाइट भी इस वर्ड के अगेंस्ट ऊपर आनी चाहिए, तो वो हमारा कीवर्ड है, तो उसके अगेंस्ट आपकी वेबसाइट रैंक करनी चाहिए। समझ आई बात की? ये काम है SEO का। यानी वेबसाइट बनी हुई आ गई है मेरे पास, ये चीज मैंने चेक करनी है, इसलिए मैं आपको कोडिंग सिखा रहा हूं कि आप जाकर उसके हेडिंग्स को चेंज कर सकते हो। इसलिए नहीं सिखा रहे कि हमने वेबसाइट बनानी है, बल्कि इसलिए सीख रहे हैं कि एक वेबसाइट मेरे पास आ गई है, मैंने उसको एनालिसिस करना है और मुझे पता लगेगा कि भाई इसके अंदर क्या हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल हुए हैं, क्या इस्तेमाल होने का तरीका प्रॉपर है। अब इसका प्रॉपर क्या तरीका है? प्रॉपर तरीका ये है कि गूगल हमें ये कहता है कि भाई अगर आपने हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल किए तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में होने चाहिए। अब स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या हो सकती है? हेडिंग स्टाइल्स की स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या हो सकती है? शाबाश, यस, आपने बताना है। जो पैराग्राफ है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल फॉर्म ये है जो आपको नजर आ रही है। नंबर 1 H1 H2 H3। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपने H3 लगा लिया, फिर आपने H4 लगा लिया, फिर आपने H1 लगा लिया, फिर आपने H2 लगा लिया, फिर आपने H6 लगा दिया। ऐसे नहीं, कहते हैं जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है, बज़ाहिर अभी हमें दिखने में क्या लग रहा है? दिखने में हमें ये लग रहा है कि भाई इनमें से कोई छोटी है कोई बड़ी है, ऐसे ही है ना, लेकिन ये उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। ये छोटी बड़ी को अगर हम एक चीज नोट करें, इस टेक्स्ट को देखें आप, फर्क है कि नहीं है? दोनों में फर्क है ना? ये भी हेडिंग है, वो भी हेडिंग है। हमें ये वाला टेक्स्ट ज्यादा बड़ा लग रहा है उसकी निस्बत, बड़ा है ना, जिसका मतलब है छोटे बड़े का मसला नहीं है, इसको तो डेवलपर ने कोडिंग से बड़ा किया हुआ है।
लेकिन असल में ये H1 है। गूगल इसको एज ए H1 रिकॉग्नाइज कर रहा है। यूजर के लिए उसने कहा कि भाई इतना छोटा नहीं होना चाहिए, इसका साइज जरा बड़ा कर लेते हैं। तो उसने अपनी डेवलपमेंट की टेक्निक से इसको थोड़ा सा बड़ा भी किया हुआ। हमारा मसला ये नहीं है कि इसका साइज कितना है, हमारा मसला ये है कि यहां पर H1 है कि नहीं है। समझ आई बात की? ओके, अब आ जाए वापस इसमें। तो स्ट्रक्चर की समझ आ गई। गूगल हमें कहता है कि भाई इसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में यूज करना है। दूसरी बात यह है कि ये आपके पैराग्राफ का हेडर है, तो आपने इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आप उसे बता रहे हैं कि भाई ये हेडिंग है, अब इसके नीचे एक पैराग्राफ होना चाहिए। फिर मुझे अगर नीचे जाकर कोई और हेडिंग देनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो हमने पैराग्राफ शुरू किया था ये इसका सब पैराग्राफ है, तो इसका मतलब यहां पर सब हेडिंग होगी। तो जब वहां पर सब हेडिंग होगी तो वहां पर मैं H2 की बात करूंगा या H3 की बात करूंगा। आपने एक ही हेडिंग को बार बार भी इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर हो गई बात? थोड़ा सा हमने SEO की चीजों को भी साथ देखा और साथ में हमने कोड को भी देखा। हमें पता लग गया कौन सा टैग है, ये H1 का टैग है। जरूरत पड़ेगी तो H2 लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो H3 लगाएंगे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? H6 लगाए जा सकते हैं। और इसको भी गूगल रैंक करता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी वेबसाइट के रैंक होने में। चलो जी आगे आते हैं। पता लगे हेडिंग स्टाइल्स? वापिस आ जाए। मैं आपको यहां से दिखाकर इसलिए करा रहा हूं, आपको पता लगे आप कर क्या रहे हो। यानी हमने इस वेबसाइट में से हेडिंग भी लगा ली है ना, हेडिंग को समझ लिया ना। अब जाके इसको समझें, पैराग्राफ को। ठीक है, हम कहते हैं जी पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है भाई। ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं और इसके कहां चला जाता हूं? पेज सोर्स का क्या मतलब है? इसकी कोडिंग जो मैं आपको करा रहा हूं वो मैं आपको अपनी HTML फाइल की करा रहा हूं। इस वक्त मैं इस वेबसाइट की कोडिंग देख रहा हूं, ये लाइव वेबसाइट है जो मैंने खोली हुई है, तो इसका मतलब मैं इसकी लाइव कोडिंग देखने लगा। यानी मैं इसे चेंज तो नहीं कर सकता ना, देख सकता हूं सिर्फ। हर काम कोडिंग की फॉर्म में होगा जी, यहाँ पे अभी हर काम कोडिंग की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, क्राउलर को कोडिंग की समझ आती है। क्राउलर क्या होता है? गूगल का अपना जो सिस्टम है, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट्स को क्रॉल करता है। ये मैं जब SEO में लेकर जाऊंगा, ये अलग टॉपिक है। उसको ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है, उसे तस्वीरें समझ में नहीं आ रही हैं, उसे कलरफुल चीजें समझ में नहीं आ रही। जी जी, चलो जी मैं नीचे आ रहा हूँ, जरा बॉडी में आते हैं। नहीं, आप इनका ऑफिस का अलग ग्रुप, हमारे पढ़ने के लिए एक अलग ग्रुप होता है, वो ऑफिस के ग्रुप की बात कर रही है, ऑफिशियल क्लास के ग्रुप है। नहीं, मैं नीचे आ रहा हूँ, जरा मैं देख रहा हूँ कहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। ये एक ग्रुप ना हमने बनाया हुआ है, ठीक, एक ग्रुप कॉलेज वालों ने बनाया हुआ है। ये उसका पूछ रहे हैं, ये वो समझ नहीं आई उनको सही ना। आप अपना नंबर लिखवाएं, जैसे कोई ऑफिस की तरफ से मैसेज आना होता है ना, हम तो स्टडी के हवाले से ग्रुप बनाया हुआ ना हमने, वो उन लोगों आपको बता दें, हमने ग्रुप बनाया हुआ ना एक, जिसमें हम पढ़ते हैं, पढ़ने की चीजें हम करते हैं उसमें डिस्कस ना। जी, कोड नजर आना शुरू हो गया आपको पैराग्राफ का?
ऊपर क्या अगर आप परेशान होना चाह रही हैं तो उसे भी देख लेते हैं। दिल कर रहा है परेशान होने को तो सर वेबसाइट अगर किसी और लैंग्वेज में हो तो फिर हमें किस तरह पता, मतलब किस तरह हम लोग उसको पहली बात तो यह है कि अगर आप मेरे पास कोई एसईओ आ जाए और वो कहीं जर्मन की वेबसाइट की आपने एसईओ करनी है और वो जर्मन लैंग्वेज में है तो मैं तो नहीं करूँगा, मुझे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इससे मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट किसी और लैंग्वेज मतलब आप कह रहे हैं PHP में हो, ये कहना चाह रहे हैं उसके अंदर जो हमारे एसईओ के टैग्स हैं वो इसी तरह लिखे होंगे, ठीक। अगर रीजनल लैंग्वेज अलहदा होगी उसके लिए तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी ना। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलहदा हो, जैसे PHP में बनी हुई है या किसी और प्लेटफॉर्म पे बनी है, ये भी मैं आपसे प्लेटफॉर्म डिस्कस करता हूँ अभी, ठीक है। तो किसी और प्लेटफॉर्म पे बनी है तो फिर देखेंगे। एक पहली बात तो ये है कि उसका एक चीज़ याद में क्या ना, क्राउलर कोड को रीड करता है। इसका मतलब है क्राउलर को तो ये कोड चाहिए, वेबसाइट का प्लेटफॉर्म जो मर्जी हो, लेकिन क्राउलर ने फिर भी इस कोड को ही रीड करना है। हाँ, उधर जाकर ये बताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने यही कोड ढूंढना है, ठीक है। अभी हम उसकी भी बात करते हैं। सर अगर हम पाकिस्तान में कोई वेबसाइट बनाते हैं, बाद में आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वहाँ पे भी लॉगिन हो जाएगा या फिर दोबारा सेटअप चेंज करना? नहीं जी, हो जाएगा लोग। आपको कैसे पता चला कि पैराग्राफ? मुझे कैसे पता लग रहा है? नहीं मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि पैराग्राफ क्या है? पता लगा है कैसे पता लगा यहाँ से शुरू हो रहा है? मैं कैसे पता लग रहा है यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है? ये लिखा हुआ ना वी आर लीडिंग, मुझे पता नहीं ये पैराग्राफ है, ठीक है ना। इसी टेक्स्ट को मैंने इसी कंटेंट को मैंने वहां जाके आइडेंटिफाई कर लिया। देखिए यहाँ पर भी तो ये लिखा हुआ है। दिखाता हूँ कहाँ से शुरू हो रही है बात। ये लिखा हुआ है ना वी आर लीडिंग, वो तो मैंने हाईलाइट कर दिया ना। बस बताना ये चाह रहा हूँ कि ये पैराग्राफ है। पी का जो टैग है इसमें ऑप्टिमाइज नहीं होना। मैं कह रहा हूँ पी के टैग ने बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं होना। पैराग्राफ का टैग जहाँ पैराग्राफ बना हुआ है, हमें पैराग्राफ को ऑप्टिमाइज करना है। जैसे मैंने अभी H1 के टैग को ऑप्टिमाइज करने को कहा, मैंने टाइटल को ऑप्टिमाइज करने को कहा, लेकिन पी का जो टैग है वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, मगर पी के टैग के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो सारी की सारी ऑप्टिमाइजेबल है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये पी का टैग क्या है, ये तो आपको अंदाजा हो गया, पी फॉर पैराग्राफ, ठीक है ना। स्टाइल इक्वल्स टू दिस नॉट HTML। मैं कह नॉट HTML, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। ये क्या है बेसिकली, ये स्टाइल शीट लगी हुई है। ये वेब डेवलपमेंट अगर जब आप सीखोगे तो आप ये भी चीजें भी सीख लोगे। ये हमारा इशू ही नहीं है। हमने ना इसको टारगेट करना है ना इसको मॉडिफाई करना है। अगर मैं इसको मॉडिफाई करूंगा तो वेबसाइट की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। तो जब वेबसाइट की फॉर्मेटिंग चेंज होगी, इसका एसईओ से पहली बात तो कोई ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता वेबसाइट का स्ट्रक्चर जरूर खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्टाइल से कुछ लेना देना नहीं है। जो स्टाइल लगा हुआ है एज इट इज वैसे ही लगा रहेगा, हाँ? अच्छा, अब हमें किस चीज से लेना देना? ये पी है, यानी कि हमने कहा यहां से पैराग्राफ शुरू हो रहा है। उसके बाद ये क्या लिखा है जी, वी आर लीडिंग, और यहां पर एक और टैग लगा हुआ नजर आ रहा है आपको, बी आर। बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रेक। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिखते हैं, 4 वर्ड्स लिखे, फिर आप कहते हो भैया नीचे वाली लाइन में चले जाते हैं, एंटर कर देते हो। फिर 4-5 वर्ड्स लिखते हो, फिर कहते हो फिर दोबारा से नीचे वाली लाइन में चले जाते हैं, फिर एंटर कर देते हो, तो आप लाइन ब्रेक ले रहे हो। तो इसी तरीके से जब आप कोड लिखते हुए लाइन ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप बीच में कौन सा टैग यूज करते हैं? बी आर का टैग यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या लिखा, हमने कहा भाई ये पी है, पी के बाद मैंने एक बी आर लगा दिया। क्यों लगाया बी आर, देखें जरा, आपको समझ आ गया होगा क्यों लगाया। क्यों? लाइन गैप के लिए, लाइन डिस्टेंस के लिए, कि हेडिंग में और उसमें जरा लाइन डिस्टेंस हो, जरा खूबसूरत लगे, लाइन डिस्टेंस के लिए ब्रेक लगाई हुई है। चलो, अच्छा, उसके बाद एक और टैग यहां पे इस्तेमाल हुआ, दैट इज बी। बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। बोल्ड ये वाला टैग एसईओ का टैग है, ये बहुत जरूरी एसईओ का टैग है। वो हमें कहता है कि भाई जब आपने अपने पैराग्राफ की ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी, पैराग्राफ में आपका कीवर्ड होगा। कीवर्ड क्या है? जिसको लोग सर्च कर रहे हैं अभी तक,
हम अलहदा से कीवर्ड पढ़ेंगे, कीवर्ड की पूरी स्टोरी से सुनेंगे हम कि कीवर्ड की क्या स्टोरी है, ठीक है। अभी हम ये कह रहे हैं कि कीवर्ड वो चीज़ है जो लोग ढूंढ रहे हैं। तो अब अगर हमारा ये प्राइमरी कीवर्ड है एक जिसे लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो इस पैराग्राफ में ना हो तो क्या हम उसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। हमें हेडिंग में भी होना था, हमने अपना प्राइमरी कीवर्ड टाइटल में भी लगा लिया, हमने अपना प्राइमरी कीवर्ड हेडिंग में भी लगा लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें अपना प्राइमरी कीवर्ड पैराग्राफ में भी लगाना है। नंबर 2, गूगल हमें ये कहता है कि आपका जो कीवर्ड है कंटेंट के अंदर उसकी जो ओपेसिटी है, जो मिकदार है, आप कितनी यूज कर सकते हो, बिटवीन 1.5 to 3%। ज्यादा रिकमेंड करता है वो 1 से 1 to 2%। 1 to 2% का क्या मतलब हुआ? कहता है भाई अगर 100 वर्ड्स लिखे हुए हैं तो उसमें एक दफा या 2 दफा अपना कीवर्ड यूज कर लो, तो 3% 3 दफा भी कर लो 100 वर्ड्स में। लेकिन अगर इससे ज्यादा करोगे तो गड़बड़ है। इससे ज्यादा करोगे तो इसका मतलब है कि कीवर्ड रेपिटेशन हो रही है, कीवर्ड स्टफिंग हो रही है। इसका मतलब यह है कि आप एसईओ के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो मैं आपको रैंक नहीं करूंगा, आपको वो रैंक नहीं करेगा। हो सकता है पेनल्टी भी कोई दे, क्योंकि हम उसकी वाइट हैट एसईओ नहीं बल्कि ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हैं। हम समझते हैं कि भाई कीवर्ड ही कीवर्ड है ना, भाई सब कुछ तो कीवर्ड है, बार बार कीवर्ड लिखी जा रहे हैं हम, तो हमें हुआ कि शायद इसके लिखने से हम जल्दी रैंक कर जाएंगे। लेकिन गूगल कह रहा है कि भाई इसको इससे ज़्यादा दफ़ा नहीं लिखना। परसेंटेज बता रहा है, नंबर्स नहीं बता रहा। वो कहता है बिटवीन 1 to 3% ऑफ कंटेंट, कि जितना भी आपका कंटेंट है उसका 1 से 3%। अब अगर मैं कहूँ मेरे 500 वर्ड्स हैं तो 1 to 3% डिफरेंट होगा। अगर मैं कहूँ 800 वर्ड्स हैं तो 1 to 3% बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर मैं कहूँ 1500 वर्ड्स हैं तो चेंज होगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज है, इट इज नॉट नंबर ऑफ कीवर्ड्स। अब हमने क्या किया है, अब वापस आए इस पे, यहां पर आकर हमने क्या किया, मैं इसी को पकड़ता हूं, टेक्स्ट को कॉपी करता हूं, इधर लाता हूं, ये जी H1, इसको मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। वही टेक्स्ट ले आया हूं मैं सारा, सिंपल, कोडिंग नहीं आई होगी, मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिया है। आ गया सारा टेक्स्ट। अब मैं इसको बनाना चाहता हूं पैराग्राफ, क्या करूं, पी लगा देता हूं, पैराग्राफ बन गया। कहां पे खत्म कर रहा हूं जी, यहां पे, यहां पर स्लैश भी, वो देखिए उसको पकड़ा, इसको पकड़ा, कहता है A1 काम हो गया आपका। आपने पैराग्राफ स्टार्ट भी किया, ठीक है। अब ये लिखा जी मैंने, वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। मैं कह रहा हूं भाई ये जो वर्ड है ना 3, ये मेरा कीवर्ड है। तो अब मैंने गूगल को ये भी बताना है कि इस पैराग्राफ में मेरा एक कीवर्ड भी मौजूद है, तो मुझे उसे हाईलाइट करना है। तो अब मैं यहां पर क्या यूज कर लेता हूं, इसलिए के वहां थी, मैं क्या इसलिए के वहां थी, देखेंगे क्यों आएगी। उसकी कोई चीज़ समझते हैं ना, पहले उसकी कोई ज़रूरत देखते हैं, क्या बनता है, क्या हमें लगाने की ज़रूरत है, फिर लगाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमने सिर्फ एक चीज़ ले आए, क्या लिखा है हमने, पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर अपना कीवर्ड हाईलाइट कर लिया। अब इसको जी सेव करें, सेव हो गया। अब इसको रिफ्रेश करें, यही है। इस फॉर्मेट में और उस फॉर्मेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है ना आपको, इसलिए कि उसके अंदर स्टाइल अप्लाई हुआ है। हम जो काम कर रहे हैं स्टाइल के बगैर कर रहे हैं, लेकिन हमारे से रेलिवेंट जो चीज़ है वो क्या है, ये प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। बोल्ड हो गया, ठीक है। अच्छा चले, अब मैं ये चाहता हूँ, मैंने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं शायद इस पर। तो एक तो मैं चाहता हूँ ऊपर से, तो चलो मुझे स्पेस मिल ही रहा है,
मैं चाहता हूँ इन दोनों लाइनों को अलग अलग पैराग्राफ बना लिया जाए। वापिस आए जी, यहां से शुरू हो गया, कहां पे खत्म हो रहा है जी पहला सेंटेंस? सेकंड लाइन। अब मैं कहता हूं यहां से ये एक अलग पैरा बन जाए जी। यहां से मैं कहता हूं जरा थोड़ा सा गैप भी ले लें। मैंने क्या किया, BR लगा दिया, ठीक है। BR लगाने के बाद ये काम और करना है ऊपर, पहले कौन सा काम, पहला कौन बताएगा मुझे? पैराग्राफ एंड करना है। गुड, यहां पर हम उस पैराग्राफ को एंड कर दें जो ऊपर शुरू किया था, ठीक है। वो खत्म हो गया ना ऊपर वाला तो। अच्छा, उसके बाद हमने यहां पर आकर एक ब्रेक लगाई और फिर हमने कहा एक और पैराग्राफ शुरू हो गया। ये नीचे ब्रेक लगी हुई, ये ऑलरेडी बंद हुआ हुआ है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ जी? बाई प्रोफेशनलिज्म वी आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स। आगे क्या है? इवन मेजर्ड बाय परफॉर्मेंस, क्वालिटी और प्राइस। वी आर द बेस्ट किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान। चलो जी, मैंने इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड कर दिया, ठीक है। अब वैसे तो ये पैराग्राफ बहुत छोटे हैं, जैसा समझाने के लिए मैंने 2 पैराग्राफ्स कर दिए। अब मैं ये कहता हूं कि यहां पर भी हमारा एक कीवर्ड है, हाँ? और वो कीवर्ड हमारा है किचन इक्विपमेंट। इसको भी मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं, लेकिन इस दफा मैं इसको हाईलाइट करने के लिए दूसरा टैग इस्तेमाल करूं ताकि आपको दोनों टैग्स का पता लग जाए। एक पैराग्राफ के टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम बी यूज करते हैं और एक हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग। देखते हैं अभी क्या करते हैं, उधर जाके देखते हैं। अब एक चीज आपने नोट की कि मैंने जो BR यूज किया था मैंने उसे खत्म नहीं किया। चलिए, अब हमें यहाँ पर एक और बात पता लगी कि हमारे पास HTML में 2 तरह के टैग्स होते हैं। कुछ टैग्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेयर टैग्स, और कुछ टैग्स होते हैं जो अनपेयर टैग्स होते हैं, नॉन पेयर टैग्स होते हैं। पेयर टैग जो होता है उसे क्लोज करना जरूरी है, और जो नॉन पेयर टैग्स होते हैं वो ऑटो क्लोज होते हैं। यानी आपने जब उसको एक दफा इस्तेमाल किया, उसने सिर्फ एक दफा इस्तेमाल होना है, खुद ही क्लोज हो जाना। वैसे आ रहा है ना, क्लोज हो गया साथ ही। अब ये नॉन पेयर और पेयर का क्या मसला है? मिसाल के तौर पर जैसे मैं कह रहा हूं बोल्ड का टैग है। अब बोल्ड का टैग क्या कहता है? हाईलाइट करूंगा। किसको हाईलाइट करूंगा? जो बताऊंगा उसी को करूंगा ना, पेयर करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूं H1 है ये, तो पेयर करके बताना पड़ेगा भाई कितना हिस्सा H1 है और कहां से H2 शुरू होगा या कहां से पैराग्राफ शुरू होगा। तो इस तरह के जो टैग्स हैं वो पेयर टैग्स हैं, जिन्हें बताना पड़ता है कि भाई यहां से लेकर यहां तक। तो एक टैग है, उसका मतलब रेंज है ही नहीं है। वो कहता है भाई इसको एक दफा लगाओ तो मैं एक लाइन फीड दे रहा हूं तुम्हें, बस मेरा काम ही इतना है। उसे क्लोज करने की कोई जरूरत भी नहीं है, वो ऑटो क्लोज हो गया, लगा और क्लोज हो गया। यानी अगर आपको 2 लाइन फीड चाहिए तो एक ब्रेक से नहीं आएंगी, वो 2 ब्रेक से आएंगी। अगर आपको 5 लाइन फीड चाहिए तो वो 5 ब्रेक से आएंगी। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो टैग है ये नॉन पेयर टैग है, यानी इसे क्लोज करने की जरूरत, मतलब ये हमने खुद कॉमन सेंस से भी समझना है कि जो टैग इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो क्लोज होना मानता है कि नहीं मानता। चलो, अब जरा इसको सेव करें और इसको उधर जाके देखें। गैप भी आ गया, बोल्ड भी हो गया। पैराग्राफ को भी कवर कर लिया, यानी कि पूरी वेबसाइट में जितना भी पैराग्राफ है, अब हमें समझ में आ रहा है कहां पैराग्राफ है। मैं क्या, हमें समझ में आ रहा है ना कहां पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ के हवाले से हमें जो ऑप्टिमाइजेशन करनी है वो भी समझ में आ रही है। हेडिंग के हवाले से हमें जो ऑप्टिमाइजेशन करनी है वो भी समझ में आ रही है। टाइटल के हवाले से जो ऑप्टिमाइजेशन थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में समझ ली थी।
अब आगे क्या है, आगे क्या है जी, क्या है, तस्वीरें हैं। हाँ, अब हम जरा देखते हैं कि तस्वीरों के लिए कौन सा टैग है। चलो इसके बाद लगा देता हूँ जी, कौन सा टैग है, IMG। ये वाला जो टैग है ये भी फुली ऑप्टिमाइज होने वाला टैग है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी ऑन साइट एसईओ का एक मेजर फैक्टर है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इसलिए जब तक हमें इस टैग का नहीं पता होगा हम ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं कर पाएंगे। सो जी मैंने यहां लिखा इमेज IMG, फिर मैंने लगाया SRC, SRC फॉर सोर्स, यानी हम ये कह रहे हैं भाई तस्वीर लगाना चाहते हैं तो, हाँ जी, टैग के अलावा जो भी है वो एट्रीब्यूट है। SRC इक्वल्स टू इमेज चाहिए ना मुझे, ये काम करें बाहर जाने के लिए मैं ऊपर से देख लूं इमेज कहीं लगाया था हमने, ये है ना इमेज, चलो इसी को यूज कर लेता हूं मैं फिर। हाँ? अब आप यहां पर क्या है, यहां पर href का एट्रीब्यूट है, इमेज के अंदर SRC का एट्रीब्यूट है। इधर से भी तस्वीर आ रही है, उधर से भी तस्वीर आ रही है, लेकिन टैग अलग है तो उसका एट्रीब्यूट भी अलग है। लो इधर है, पेस्ट कर दिया। एक और एट्रीब्यूट आ गया इमेज का, आल्ट। आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट। ये जो आल्ट का एट्रीब्यूट है ये दो लोगों को असिस्ट कर रहा है। एक क्राउलर को असिस्ट कर रहा है, नंबर 1। क्राउलर को क्या बता रहा है कि भाई ये आपकी जो तस्वीर है, मैंने क्या कहा था कि क्राउलर को कुछ नहीं पता स्वाय कोड के। क्राउलर ने आपकी वेबसाइट को रैंक करना है तो उसने क्या पढ़ना है, उसका कोड पढ़ना है। उसने आपके कोड को पढ़ के उसने रैंक करना है। उसे कोड के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। आपने कितनी खूबसूरत वेबसाइट बनाई है, ये क्राउलर का मसला नहीं है। क्राउलर को हर चीज किस तरह चाहिए, कोड की फॉर्म में चाहिए। तो इसका मतलब है कि मेरा जो इमेज है, अगर मेरा इमेज गूगल पर कुछ लिखूं और नजर आने इतनी सारी तस्वीरें नजर आती है ना, बेसिकली वो ऑल्ट एट्रीब्यूट की वजह से नजर आती है। और अगर एक वेबसाइट है उस पर ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने एसईओ का एक मेजर फैक्टर मिस किया हुआ है। ऑल्ट में अब ये इसका मतलब क्या हुआ, ये तो किसके लिए काम किया उसने, क्राउलर के लिए। क्राउलर के लिए जो काम किया, फायदा उसको उसकी वेबसाइट को हुआ जो वो रैंक कर गई। लेकिन ये एक हेल्प यूजर्स की भी करता है, वो अभी हम देखेंगे कि यूजर्स की ये कैसे हेल्प करता है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और इसका जो कंटेंट है वो होना चाहिए बिटवीन 125 टू 140 कैरेक्टर्स, यानी 125 इज इनफ। 125 कैरेक्टर्स में आप ऑल्ट एट्रीब्यूट का टेक्स्ट लिख सकते हो। बेसिकली ये टेक्स्ट क्या है, कीवर्ड्स होंगे, ठीक है ना। जैसे ऊपर हमारा कीवर्ड क्या बना था, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, बीच में हमने कुछ और लिख लिया। चलो जी ये लिख लेते हैं, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ठीक है। तो मैं कहता हूं प्रोफेशनल एक हो गया। अच्छा, इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा नहीं यूज करना, यहां तो ये पाइप साइन यूज कर ले या हाइफन यूज कर ले। ये हाइफन है, दूसरा पाइप साइन है। सेपरेट करने के लिए आपने इन दो कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर यूज करना है। आगे मैं लिखता हूं किचन। अब कोई शर्त नहीं है कि उसने कहा कि भाई 125 कैरेक्टर्स हो तो सारे के सारे लिखने हैं हमने, ये हमारे कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है।
और हम अगर बहुत सारे कीवर्ड्स एक इमेज पे लगा देंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किसके अगेंस्ट करना है। मतलब कोशिश करेंगे हर इमेज में 1 से 2 कीवर्ड्स। दो एट्रीब्यूट हो गए। चलिए फिलहाल 2 एट्रीब्यूट के साथ चलते हैं। अब ये जो IMG का टैग है ये भी वंस यूजेबल ही हो सकता है, क्या ख्याल है? इसने एक दफा तस्वीर लगाई काम खत्म। ये तो नहीं है कि अगर मैं इसे क्लोज नहीं करूंगा तो बार बार तस्वीर ही लगाना शुरू हो जाएगा। एक ही तस्वीर लगाएगा एक वक्त में। साथ वाली है जी। आ गई? ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने आल्ट एट्रीब्यूट दिया ये क्रॉलर को दिया, ये यूजर्स को क्या फायदा पहुंचा रहा है, मतलब यूजर्स के लिए क्या असिस्ट कर रहा है ये आल्ट, वो देखते हैं। नाम गलत कर दिया मैंने फाइल का। जी ये पता लगा कुछ? क्या कर रहे हैं? पिक्चर की जगह पर उसका आल्ट टेक्स्ट नजर आना शुरू हो गया, अल्टरनेटिव टेक्स्ट नजर आना शुरू हो गया। यानी यूजर को अब ये कब आएगा नजर? ये मैंने तो वैसे नाम चेंज कर दिया ना उसका, इसलिए यूं हुआ। असल में ये उस वक्त आएगा जब आपकी तस्वीर लोड नहीं होगी। हो सकता है आपका इमेज बहुत हैवी हो। अब ये जो इमेज का साइज है ये भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है, यानी आपके इमेजेस को भी कॉम्प्रेस होना चाहिए। ये ना एमबीज में आपके इमेजेस नहीं होने चाहिए, इमेजेस छोटे होने चाहिए आपके। देखिए आपकी जो इमेज है आपकी वेबसाइट की वो डेस्कटॉप पे नजर आएगी और आपकी इमेज जो है वो मोबाइल पे नजर आएगी। इसलिए हमें बहुत कोई हाई क्लास की रेजोल्यूशन के साथ नहीं जाना, क्योंकि लाजमी बात है जब हम हाई क्लास रेजोल्यूशन के साथ जाएंगे तो इमेज का साइज बढ़ना है हर सूरत में। हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट जल्दी लोड। और दूसरी बात, गूगल हमें यह भी कहता है बड़े बड़े इमेजेस लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बड़ा इमेज लगाओगे तो साइज बढ़ेगा। जैसे किताबों में पढ़ते हो ना, तस्वीरें छोटी सी लगी होती हैं, साइड बाय साइड एक पैराग्राफ लिखा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से उसी साइंस को फॉलो करते हुए हमें टेक्स्ट भी लिखते हैं और इमेज भी लगाना है। क्योंकि एसईओ में जो टेक्स्ट होता है ना, बेसिकली कंटेंट जो होता है वो किंग होता है आपका। यानी कंटेंट जो होता है उसी ने आपकी साइट को रैंक करवाने में ज्यादा हेल्प करनी है। इमेजेस का पार्ट भी है, लेकिन अगर कोई बंदा कहे जी इमेजेस का पार्ट है भाई क्योंकि कलरफुल होते हैं, लोगों को मैसेज अच्छे तरीके से चला जाता है इमेजेस से, तो हम लिखते ही कुछ नहीं है, हमारी वेबसाइट तस्वीरों वाली होगी, ये गलत है। मैं कह ये गलत अप्रोच है। तो कोई बंदा ये कहे कि भाई तस्वीर से तो बहुत अच्छा मैसेज आता है, कंटेंट से क्या मैसेज आएगा, तो बोर हो जाएंगे लोग। हमें कंटेंट का पार्ट ज़्यादा रखना है, तस्वीर को छोटा रखना है ताकि हमारी वेबसाइट लोड भी जल्दी हो। तस्वीरें ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि हम मुश्किल में डाल रहे हैं, जहाँ पर इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा होगा वहाँ पर तो फिर वो लोड ही नहीं होगा आपकी साइट, आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। ये भी एक एसईओ का फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट स्लो वेबसाइट है क्या आपकी वेबसाइट फास्ट वेबसाइट है। अगर आपकी वेबसाइट स्लो वेबसाइट है और वो मोबाइल का स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं कर रही तो उसको भी क्रॉल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा वापस आएंगे इस पे। अब इधर आते हैं, एक और एट्रीब्यूट देखते हैं। एक मैंने लगा दिया टाइटल, अभी देखते हैं जाके टाइटल क्या चीज है। और एक मैंने लगा दिया विड्थ इक्वल्स टू 150। विड्थ मतलब इमेज की विड्थ, तस्वीर की विड्थ। हाइट इक्वल्स टू पिक्सेल्स।
इमेज की जब भी बात होगी तो आपने हमेशा उसे पिक्सल समझना है। अच्छा, ये दो मैंने अलग स्टैंडर्ड्स में लिख दिया। अलग स्टैंडर्ड्स में लिखा ना दोनों चीजों को। एक के साथ मैंने सिर्फ नंबर लगाया और एक के साथ मैंने परसेंटेज लगा दी। नंबर का मतलब है कि ये पिक्सल्स हैं और परसेंटेज का मतलब क्या है कि जो भी इमेज का साइज है उसका इतना परसेंट। ठीक है, उसका साइज मैंने उसके साइज की मुनासबत से ले लिया। सेव करें, इसका और नाम चेंज कीजिए। वो ठीक कर दिया हमने। ज़्यादा ही अजीबोगरीब शक्ल में आ गया जी। तो इसको यूं करते हैं हम, नहीं, कम करें ना। ठीक है, यानी मैंने बेसिकली आपको दो अलग अलग तरीके साइजिंग करने के बता दिए। एक में क्या बताया, साइज पिक्सल में कैसे करेंगे, और एक में क्या बताया कि साइज परसेंटेज के मुताबिक। मैं जरूरी नहीं है कि मैंने एक को परसेंटेज किया तो एक को तो आप भी यूं करेंगे। आप दोनों को बिट्स भी कर सकते हैं, दोनों को किसी एक को परसेंटेज भी कर सकते हैं। अब बेसिकली ये भी एक एसईओ का फैक्टर है। क्या, मिसाल के तौर पर आपकी एक वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारे इमेजेस हैं। अब आपकी वेबसाइट के लोड होने का टाइम बहुत ज़्यादा है, स्लो वेबसाइट लोड हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने अपने इमेजेस की साइजिंग नहीं की हुई, फुल विदाउट विड्थ और हाइट के यूज़ किया हुआ है। तो जब वो लोड होता है तो गूगल को ये मैनेज करना पड़ता है कि भाई इसको लोड करने के लिए मैंने कैसे प्लेस करना है स्क्रीन पर। तो आप गूगल का टाइम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पर ये बता देते हैं विड्थ और हाइट, तो ये एक फैक्टर पूरा हो जाता है एसईओ का भी। उसको साइजेस का पता होता है कि भाई इस साइज में ये आना है, इस साइज, तो आसानी से आपकी वेबसाइट पेज के ऊपर प्लेस हो जाती है। ठीक है, और इसमें अगर हम किसी एक को परसेंटेज पे रखें तो ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो फिर स्क्रीन साइज के परसेंट के मुताबिक उसको गूगल एडजस्ट कर रहा होता है कि स्क्रीन में भी कितनी जगह बची हुई है, मैंने इसे कैसे यहाँ पर एंटरटेन करना है। अच्छा, एक चीज और लगाई थी मैंने, टाइटल। देखें वो क्या है, ऊपर आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। पता लग रहा है कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर ऊपर, मतलब छत पे नहीं जाना, इमेज के ऊपर देखना है। जैसे क्लोज पे माउस रखूं तो क्या होता है, क्लोज लिखा हुआ आ जाता है ना। इसी तरह तस्वीर पे माउस रखोगे तो ये टाइटल है। मैंने कहा ये टाइटल है। ये हमने इमेज लगाना भी सीखा और इमेज की सारी एसईओ का भी पता लग गया कि इमेज की एसईओ क्या है। यानी इमेज की एसईओ में हमने एक ऑल्टरनेटिव बनाना है और एक वो। अच्छा, बिल्कुल, और उसके साइज को देखना है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज देखते हैं। इधर है, इधर आए और यहां आके मैं लिखता हूं ऑनलाइन इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल। ठीक है, ये पहली जो 3 साइट्स हैं इनमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हो। तो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है जी इमेज ऑप्टिमाइजर, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इमेज कंप्रेसर। मैं इस पर क्लिक करता हूं। ये ऑनलाइन फ्री टूल है। यहां क्या लिखा हुआ है, अपलोड फाइल। मैं यहां से कोई इमेज लेता हूं,
हाँ जी, पढ़े क्या लिखा हुआ है? -65% आ रहा है ना? ये भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन का एक फैक्टर है ना। क्या कह रहा है? कहता है ये तस्वीर का एक्चुअल साइज था, लेकिन आप इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये -65% रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये काम अगर आप फोटोशॉप के बेस्ट यूजर हैं उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन यहां आकर आपको उसने टेस्ट करके बता दिया कि इसमें, उधर तो आपको खुद से करना पड़ेगा ना, यहां उसने बता दिया इसमें कितनी गुंजाइश है या आप कितना साइज छोटा करें। वहां पर तो आप खुद से साइज छोटा करके देखेंगे कि भाई इसका साइज छोटा करते हैं, अब कितना साइज हो रहा है। ये उसने कहा ये इतना कम हो सकता है। मैं कहता हूं कर दो, ये इसे डबल क्लिक करें जी, वैसा ही नजर आ रहा है ना जैसे वहां नजर आ रहा था। यहां आया हुआ है डाउनलोड्स में, ये 239 किलोबाइट्स। कहाँ था वाला ये? कहाँ से लिया था मैंने? जनवरी से लिया था। कौन सा था? यही वाला है। कितना है? 686 यानी अबाउट 700 किलोबाइट्स। और वहां पर कितना इसने कर दिया इसको? 2। ठीक है ना, समझ आई बात की? इट इज आल्सो ऑप्टिमाइजेशन कि इमेजेस के साइजेस को रिड्यूस करना। जब हमारे पास वेबसाइट आएगी उसमें तो सारे इमेजेस ऑलरेडी लगे होंगे ना, फिर हम ये देखेंगे कि उनको कैसे क्योंकि उसी से, अब आप खुद सोच लो ना कि 500 अगर 2 ही फाइलों को आप सिर्फ करेक्ट करोगे अभी, तो 1 MB तो इसी से बच जाएगा आपका, बच जाएगा ना 1 MB। तो जब आपके सारी वेबसाइट के इमेजेस को आप रिड्यूस करोगे तो वेबसाइट की स्पीड में काफ़ी बेहतरी आएगी। वेबसाइट की स्पीड के सारे फैक्टर्स होते हैं वो SEO वाले के हाथ में नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेवलपर के हाथ में, तो फिर उसके लिए हम डेवलपर को सजेशन देंगे कि जी इस चीज़ को आप इस तरह कर दें। मतलब ये काम तो हम कर लेंगे, कुछ और काम ऐसे होंगे जैसे आपकी हर वेबसाइट पे स्लाइडर्स लगे होते हैं ना। वेबसाइट खुलती है, इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, आ रही होती है ना चीज़ें, लेफ्ट राइट घूम रही होती हैं, वो स्लाइडर्स हैं। स्लाइडर्स जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट में लिखे होते हैं, उसकी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो जावास्क्रिप्ट है। SEO जो है ना उसको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बहुत बुरी लगती है, यानी कि आप समझ लो कि उससे हेट करता है वो, पसंद भी नहीं करता कि उसके करीब वो नज़र आ रही हो उसको। इसका मतलब क्या हुआ कि हम डेवलपर को ये कहेंगे कि भाई कोशिश करनी है कि जावास्क्रिप्ट कम से कम यूज़ करो। अब जब जावास्क्रिप्ट वेबसाइट के लोड होते ही इसको मिल जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली वो उसे पसंद क्यों नहीं करता SEO से इसलिए पसंद नहीं करता कि जो स्क्रिप्टिंग कोड होता है वो लोड होने में बहुत टाइम लगाता है, तो इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। तो SEO कहती है कि भाई जावास्क्रिप्ट को हेडर में ना लगाना। हमने तो लगाई हेडर में होता है अक्सर लोगों ने, इसलिए कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना कि इस तरह की 1-2 तस्वीरें होनी चाहिए जो हमारी प्रोडक्ट्स को रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, लेकिन SEO इसे पसंद नहीं करता। अब वो क्या कहता है? वो कहता है यूं करो कि अगर आपको बड़ा शौक है ना स्लाइडर लगाने का, तो आपकी जब वेबसाइट खुलेगी तो इस पेज पे खुलेगी ना, इधर ही स्लाइडर चल पड़ेगा एकदम, इसके नीचे कंटेंट होगा। कहता है आप यूं कर लें कि आप स्लाइडर लगाएं मगर इतने हिस्से में ना लगाएं, इसलिए कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड मैयर होनी है वो इस हिस्से से होनी है। इसके नीचे क्या कुछ है इससे नहीं कुछ मसला, स्पीड टेस्ट का इससे कोई मसला नहीं है। यानी वेबसाइट के लोड होने में इसके नीचे वाले पार्ट का कोई रोल नहीं है। आपकी वेबसाइट की जो स्पीड मैयर हो रही है उसमें नीचे वाले पार्ट का कोई रोल नहीं है, इस हिस्से का रोल है। जब तक आप इस पेज को फोल्ड नहीं करते, फोल्ड करते हैं ना यूं करके, स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, तो कहता है जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे ना
तो उधर जाकर आप अपना स्लाइडर लगा लो, बेशक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन इस हिस्से पर आपका स्लाइडर नहीं होना चाहिए। अब अगर होगा तो हमें स्पीड पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर हमें स्पीड पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। चलो जी, इमेज भी हो गया। जरा देखिए और क्या होता है। यहां से रिकग्नाइज करते जाए ताकि आपको पता लगे कि आप कितनी चीजें समझ ली हैं वेबसाइट को एडिट करने के लिए। हाँ जी, क्या है और लिंक्स क्या है? लिंक्स पेन देखना, उधर पड़ा इधर पड़ा पेन दीजिए, यहाँ पड़ा होना है। मुझे लगता है इधर इनकी प्रीवियस क्लास में हमने अटेंडेंस नहीं ली थी ना। गुलाम मुर्तजा प्रीवियस क्लास में थे। हसीब, सप्तेन, हैदर, नायाब, मुकद्दस नहीं है आज। शहरान, हसीब और ज़ईम। कोई और साहब भी है जिनको मैंने नहीं बोला? बोलो अपना। अहमद, अहमद क्या नंबर क्या था आपका? आईडी क्या था? किस क्लास से आए हो? 8 बजे वाली क्लास में थे? वहां से देख लो। अहमद, यहाँ तो नजर ही नहीं आ रहा। अहमद अरशद नहीं। आठ बजे नहीं होंगे फिर। 6:30 से आगे वाली में थे। हाँ उसमें थे ना। हाँ वो तो दूसरी क्लास है। ये है अहमद 27160। और कौन है? नाम बताएं। फारिस। हारिस, फारिस फारिस फारिस। फारिस अपना वो बताओ, आईडी बताएं। कार्ड होगा आपके पास या स्लिप होगी, उस पर लिखी होगी। 27952। चलो ये क्या चीज है जी? ये हाइपर लिंक्स, लिंक्स बने हुए हैं ये। हाँ लिंक्स कैसे बनाने हैं यहाँ पे रोक देते हैं लेक्चर आज। इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और लिंक्स के बाद क्या रह गया देखें जरा। बाकी तो सब कुछ वही आ रहा है जो पढ़ा है हमने। ये भी इमेजेस है। ये रह गया। अच्छा ये रह गया। लाइट ही ऑफ हो गई। मैप रह गया।
ये मैप कैसे आया हुआ है यहाँ पे, इसको देखेंगे। बस ये 2 चीज़ें देखेंगे तो आपने समझना है कि आपकी वेबसाइट एडिटिंग वाला पार्ट हमने मुकम्मल कर लिया। अब आपको ये वेबसाइट मैंने दी है ग्रुप में कि नहीं दी, किसी को नहीं दी। ग्रुप में मैं लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक से आपने इसे डाउनलोड करना है और उस पर आपने इस पर काम शुरू करना है, ठीक है। ग्रुप में लिंक करूंगा, लिंक को क्लिक करोगे तो आपकी गूगल ड्राइव में डाउनलोड होगी और गूगल ड्राइव से आप उसे डाउनलोड कर लोगे। फिर हम उस वेबसाइट कैसी फिर पहले आप उसको वेबसाइट को चेंज करोगे ना। पहला काम तो ये करो ना कि ये तो ऑलरेडी बनी बनाई एक वेबसाइट है ना, आपने इसको अपनी वेबसाइट में कन्वर्ट करना है। ये क्या है, ये भी तो इमेज है, इमेज है ना ये। तो ये अब अपने काम क्रिएटिव काम करना है अपने साथ साथ पहले, ठीक है।